भूत संहारक दुर्गाष्टमी। शहर में नवरात्रि उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। दुर्गाष्टमी की रात थी। चारों ओर काफी चमक धमक और सबके चेहरों पर रौनक छाई हुई थी। बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया था। काफी सारे भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे। त्रिशूलधारी माँ दुर्गा की आरती चल रही थी। नंदिता भी काफी खुश थी। वो काफी सज धज कर आई थी और माँ दुर्गा की उत्साह से आरती कर रही थी। नंदिता की खुशी की एक और वजह थी। आरती खत्म होने के बाद पंडाल में बैठे भक्तगणों के सामने वो और उसकी टीम नाटक खेलने वाले थे, जिसमें नंदिता माँ दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करने वाली थी। नंदिता, तुम रेडी रहो। हाँ, हम आधे घंटे में नाटक शुरू करेंगे। माँ दुर्गा का त्रिशूल ले लो और स्टेज पर नृत्य करना। ऑडियंस में हमारा महिषासुर दिखेगा तो भागते हुए उसकी तरफ जाना और युद्ध करना। 5 मिनट बाद उसका वध करना। जैसे प्रैक्टिस में हुआ था ठीक वैसे ही करना। हाँ, ध्यान रहे किसी को कोई चोट ना पहुंचे। तुम रोल में बहुत ज्यादा घुस जाती हो। यस सर, डोंट वरी। शहर में ऐसा भक्ति का माहौल था, लेकिन शहर के बाहर एक खंडहर में एक भयानक पिशाच काले काल की आराधना कर रहा था। काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो। उसकी पुकार से भयानक काल उसके सामने प्रकट हो गया। बोल, क्यों याद किया काले काल को? शहर में दुर्गा पूजा हो रही है। लोगों के पूजन और आराधना से मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करूँ? ये दुर्गा हमेशा ही हमारे रास्ते में आई है, लेकिन इस बार हम उसी के रूपों को मारकर शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा काल संकेत है। पूजा में जाओ और कुछ भी करके 9 बच्चियों को पकड़कर उनका खून पियो, जिससे तुम में दुर्गा जितनी ही शक्तियां आ जाएगी। बोलो जय हो काले काल की। काले काले काल की सदा ही जय हो। काला साया अमर रहे, दिलों में डर बना रहे। फिर काल गायब हो गया और भयंकर पिशाच काफी भयानक हंसते हुए शहर की तरफ भागने लगा। इधर दुर्गा पूजा खत्म हुई थी। लोग पंडाल में बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में नाटक शुरू होने वाला था। नंदिता माँ दुर्गा का गेटअप लेकर और हाथ में त्रिशूल लेकर काफी एक्साइटेड खड़ी थी। बाहर कुछ लोग और बच्चे घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। पंडाल के बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा था, जिसके पास काफी सारे रंगीन और बड़े गुब्बारे थे। दीदी, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए मुझे मुझे चाहिए। ठीक है, तुम गुब्बारे वाले के पास जाकर गुब्बारा ले लो। मैं पंडाल में जाकर माँ से पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दीदी चली गई और छोटी बच्ची गुब्बारे वाले के पास गई। अंकल, मुझे गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे जैसी प्यारी प्यारी गबरी, गुब्बारा चाहिए? रुक। गुब्बारे वाले ने इधर उधर देखा और फिर एक गुब्बारा निकालकर बच्ची के हाथ में दे दिया। जैसे ही बच्ची ने गुब्बारा पकड़ा, वो गुब्बारे में कैद हो गई। गुब्बारे वाले ने फौरन गुब्बारा पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए बोला, ये पहला शिकार। थोड़ी देर बाद बच्ची की दीदी गुब्बारे वाले के पास जाकर बोली, मेरी बहन गुब्बारा लेने आई थी। कहाँ गई? कहाँ गई वो? अपनी दीदी को देखकर गुब्बारे में कैद बच्ची अंदर से रोते हुए चिल्लाने लगी, दीदी, 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 मैं आओ, बचाओ, बचाओ मुझे दीदी। लेकिन उसकी दीदी ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। तुम्हारी बहन? बताता हूँ, इसे पकड़ो जरा। गुब्बारे वाले ने दीदी के हाथ में एक गुब्बारा दिया। जैसे ही दीदी ने गुब्बारा पकड़ा, वो भी गुब्बारे में कैद हो गई। बचाओ, माँ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। ये दूसरा शिकार। इस प्रकार एक एक करके गुब्बारे वाले ने पूरी 9 लड़कियां गुब्बारे में कैद कर ली। अब यहाँ से निकलता हूँ और खंडहर जाकर इन लड़कियों का खून पीता हूँ। अरे ये क्या? पंडाल में तो कोई लड़की दुर्गा बनकर नाच रही है। नाटक चल रहा है। दुर्गे, असली नाटक तो मैंने खेला है तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ।
और तुम्हारे मूर्ख भक्त इनका अलग ही नाटक चल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं क्या नाटक करती है ये लड़की। नंदिता स्टेज पर माँ दुर्गा के आवेश में नाच रही थी। भाविक हाथ जोड़कर खड़े थे। बाहर गुब्बारे वाला बनकर खड़ा पिशाच हंस रहा था। गुब्बारे के अंदर कैद लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो पिशाच के माया में फंसी थी। तभी महिषासुर बना अभिनेता पंडाल के बाहर खड़ा हुआ। डायरेक्टर ने इशारा किया और त्रिशूल लेकर नंदिता माँ दुर्गा के आवेश में महिषासुर की तरफ भागने लगी। महिषासुर भी रेडी था, लेकिन नंदिता ने उसको छोड़ दिया और वो भागते हुए सीधे गुब्बारे वाले के पास गई। अरे नंदिता, क्या कर रही हो? महिषासुर तुम्हारे पीछे है। शिट! नंदिता ने अपने त्रिशूल से सारे गुब्बारे फोड़ दिए। जैसे ही गुब्बारे फूटे, सारी लड़कियां आजाद हो गईं। गुब्बारे वाला पिशाच भी अपने असली रूप में आ गया। ये सब देखकर सारे लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। ए लड़की, मेरी माया का कवच फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ मैं। और जब तक मैं हूँ तो मेरी बच्चियों और भक्तों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते। पापी, दुष्ट, तुम कितनी भी शक्तियां बढ़ा लो, हर युग में, हर काल में मैं तुम्हारा वध ही करूंगी। और फिर दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। काफी देर युद्ध चलता रहा और अचानक दुर्गा ने लात मार के पिशाच को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर अपना पैर रखकर त्रिशूल पिशाच के सीने में घुसाया और त्रिशूल से पिशाच का वध कर दिया। ये नजारा देखकर सारे उपस्थित भक्तगण और नंदिता के डायरेक्टर भी काफी चकित और उल्लासित हो गए थे। नंदिता के शरीर में साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने पिशाच का वध करके संकट का निवारण किया। ये सत्य सभी समझ गए। बोलो दुर्गा माता की जय। सब लोग नंदिता के चरणों में गिर गए और उसके चरण की धूली अपने माथे पर लगाकर धन्य हो गए। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओहो! और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि
कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूं ना, तुम रुको, यही मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है, कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे। वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं, रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी।
लगता है मेरी शक्तियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला। बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला? हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है। राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है।
एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी। इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। ओहो, तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है। ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा धोखा धोखा। धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी। कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे,
करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही है ना। साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रेणु से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया। अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है।
आंटी, संभालो खुद को। हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया। और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के। जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं। मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो। कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो,
मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू ज्यूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और ज्यूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? ज्यूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है।
जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन ज्यूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन ज्यूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक ज्यूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और ज्यूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी ज्यूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी ज्यूली को आवाज लगाई, बहू, आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। ज्यूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था, फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त ज्यूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो ज्यूली के हाथ में मैंने देखा था। अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे ज्यूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे न धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। ज्यूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया, तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार ज्यूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया।
शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा। उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया। सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा।
रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी जल्दी आओ, पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो, फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काटकर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी, लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोचकर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है।
चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे, क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है, चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकालकर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो? डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी।
और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहाँ से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुँचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वही पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो। मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है? ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी।
एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया।